हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। इंटीग्रेशन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना सीखा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। इस चैप्टर में अब एक लास्ट सेक्शन रह गया है जहां हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करना है। आई मीन ज्योमेट्री में इंटीग्रेशन का क्या यूज हो सकता है, ये हमें सीखना है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पीछे क्लासेस पे बात करें, आई मीन 11th क्लास तक की मैं बात करूं, तो आप तक अभी ने मैथमेटिक्स में अपने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा। आई मीन उनके कहीं ना कहीं फॉर्मूले पढ़े हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, अगर मैं कर्व में बात करूं, राइट। तो आपने बहुत से रोम्बस में, पैरेललोग्राम में, ऐसे बहुत से ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने डिस्कस किए हैं जिनका एरिया आपने डायरेक्ट निकालना सीखा हुआ है। बट ऐसी बहुत सी मैथमेटिकली फिगर अभी भी हैं जिनका हम एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आई मीन जिनका आपने ज्योमेट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इंटीग्रेशन एक सबसे जबरदस्त टूल है उन सब का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। आई मीन मैथमेटिक्स में कैसे भी ज्योमेट्रिकल फिगर बने, इंटीग्रेशन की हेल्प से उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। स्पेशली हमें इस 12th क्लास में एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। किन्हीं दो कर्व के बीच में एरिया, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन अभी एरिया अंडर द कर्व, किसी एक कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड ऑल्सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बट 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया तक ही लिमिट रखनी है, एरिया ही हम सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले आप समझें कि किसी भी कर्व के नीचे एरिया क्या बनेगा, उसका ये कंसेप्ट है। मैंने फर्स्ट डे ही डेफिनेट इंटीग्रल जब स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि जब भी कभी हम किसी भी फंक्शन पे a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को जब हम सोल्व करते हैं तो इसका जो भी रिजल्ट आता है वो ये बताता है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का एरिया कितना रहेगा जब उस कर्व को, जब उस फिगर को x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी नाम की दो लाइन बाउंड कर रही है। इसको अब ज्योमेट्रिकली समझने का वक्त आ गया है। देखिए कैसे, लेट अस सपोज y कोई फंक्शन है f(x) और ऐसा इस फंक्शन का कोई ग्राफ बना, कोई कर्व में बन गया, ऐसा इस फंक्शन का ग्राफ कोई ऐसे कर्व की फॉर्म में बना। अब ये कर्व तो चलता रहेगा, आई मीन बाउंड है ही नहीं। जब तक कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड ना हो तब तक उसका एरिया फाइंड आउट नहीं होगा। अनबाउंडेड फिगर का कोई एरिया नहीं, राइट। ऐसे तो हम एरिया बता ही नहीं पाएंगे कि कितना बन रहा है जब तक बाउंड ना हो ये। तो एक लेट अस सपोज x इज इक्वल टू ए नाम की एक लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर x इज इक्वल टू ए। यहां a पॉइंट है तो ये x इज इक्वल टू a नाम की एक लाइन हो गई, और ये x इज इक्वल टू b नाम की एक लाइन हो गई। तो यहां जो एरिया बनेगा इस फंक्शन का जो एरिया बनेगा, इस कर्व का जो एरिया बनेगा अंडर द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का पोर्शन, ये जो एरिया होगा ये बताएगा ये a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। आई मीन जो ये दो दीवार हैं, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो दो दीवारें हैं ये हमारी लिमिट्स बन जाएगी, लिमिट a से b, और जो जिसका ये कर्व बना है वो हमारा फंक्शन बनेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ये पूरा एरिया बताएगा कि इस पोर्शन का, इस रीजन का एरिया कितना बना है, राइट। ठीक है यहां तक। अच्छा, एक चीज अब आप समझिए, जब ये सारा एरिया लिखा गया है तो क्या क्या हम इसमें लिखेंगे, आई मीन इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x एक्सिस है,
एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ये सब बातें लिखी आएंगी। आई मीन ये जो पोर्शन बन रहा है ये किस किस से बन रहा है? फंक्शन के लिए कर्व ये हो गया, x एक्सिस ये x एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस ही तो है पूरा, तो ये x एक्सिस हो गया। उसके बाद लाइंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, तो कर्व लाइंस x एक्सिस ये एरिया बन गया। जब ये सब बातें लिखी आए तो इसका मतलब इसके लिए ये सब बातें लिखी गई है। सो दिस इज द एरिया टू फाइंड द रीजन अबव x एक्सिस। जब ये एरिया जो रीजन बने, जो पोर्शन बने वो x एक्सिस से ऊपर बने। ऐसा भी हो सकता था कि जो ये ग्राफ बने वो बिलो x एक्सिस हो, बिलो टू x एक्सिस हो, ऐसा कोई कर्व बन गया। देख पा रहे हो आप? यस, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे बन गया, राइट? x बिलो x एक्सिस के नीचे बने तो क्या होता? लेट अस सपोज ये x इज इक्वल टू a की लाइन है, x इज इक्वल टू b की लाइन है। इस बार सेम वही है, y इज इक्वल टू फंक्शन है, फंक्शन का कर्व इस बार नीचे बन रहा है और x एक्सिस भी है, लाइंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b है। लेकिन जो पोर्शन बन रहा है वो बिलो x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो y के सारे रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब ये जो y फंक्शन है ये सारा रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में जो एरिया होगा वो -a से b fx इंटू dx होगा। आई मीन आपको बाहर इंटीग्रेशन करते वक्त बाहर नेगेटिव लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और एरिया कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रल पे, आप 10.2 एक्सरसाइज को सोचे एक बार। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट तो कुछ भी आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, कोई भी रिजल्ट आ सकता था। आपने 10.2 में देखा होगा इसका रिजल्ट नेगेटिव में भी आ रहा था, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर बात एरिया के ऊपर आ रही है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो एरिया फाइंड आउट का मतलब यह है कि इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव में आ रहा है तो बाहर हम अपनी तरफ से नेगेटिव और लगाएं ताकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव बने। क्यों? क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स वाई अगर बिलो x एक्सिस ग्राफ बनता है तो बाहर नेगेटिव लगाएंगे। और अगर ये कर्व y एक्सिस पे बन रहे हैं, ऑन y एक्सिस लाइक दिस, ये लेट अस सपोज y इज इक्वल टू c की लाइन है, ये y इज इक्वल टू d की लाइन है। इस बार जो आपका फंक्शन होगा x इज इक्वल टू fy, इस बार फंक्शन y की टर्म में होगा। बच्चे ये जो दो लाइंस है, अगर ये x इज इक्वल टू की लाइन है तो इसका मतलब फंक्शन x की टर्म में है और x एक्सिस पे बन रहा है। अगर लाइंस y की फॉर्म में है, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d एंड y एक्सिस, तो इस बात का मतलब भी आप समझ लें, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d, y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया बन रहा है वो y एक्सिस पे बन रहा है। लाइंस क्या हो गई? y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d, और कर्व किसका हो गया? x इज इक्वल टू fy का। फंक्शन y की टर्म में रहना चाहिए। इस बार जो इसका एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, इसका जो एरिया बनेगा वो लिमिट पॉइंट, ये y की लिमिट पॉइंट बन जाएंगे c से d, लिमिट पॉइंट c से d, और ये fy इंटू dy। आई मीन इस बार जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा, fy इंटू dy। और अगर यही पोर्शन नीचे बन रहा होता, इसी में मैं बता देता हूं, अगर x इस y एक्सिस पे बन रहा हो लेकिन y एक्सिस से कहां हो? नेगेटिव में हो, तो फिर इसका एरिया में क्या फर्क आता? -c से d fy इंटू dy। बाहर नेगेटिव हम लगा देते, बिल्कुल इसी की तरह x एक्सिस का जो किया था। अब एक चीज और भी है, एक केस और भी है। हो सकता है कि कुछ एरिया ऊपर बने, कुछ एरिया नीचे बने।
ऐसी कंडीशन भी आ जाती है लाइक दिस कि ऐसा कोई ग्राफ बन गया, साइन कोस में आपने देखा है वो तो यहां ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मैंने थोड़े आगे से स्टार्ट कर दिया। कुछ एरिया बन गया यहां पर और कुछ एरिया यहां पर भी बन गया। हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि थोड़ा तो जो पोर्शन है वो अबव एक्स एक्सिस है और थोड़ा पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब कुछ पोर्शन पॉजिटिव में है, कुछ पोर्शन नेगेटिव में है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या, देखिए ये जो एरिया बनेगा ये दो लाइन से बाउंड हो गया। ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए की लाइन है, ये x इज इक्वल टू बी की लाइन है, ठीक है। a से b तक का मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन इनके बीच में एक ऐसी लाइन और आ गई जिसको मैंने x इक्वल टू सी कहा, जिसके ऊपर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ बनाया गया है। पॉइंट C एक ऐसा है जिसके ऊपर ये y जीरो हो गया। क्या नहीं हुआ, अगर हम इस फंक्शन में x की जगह c रख दें, देखिए ये x की जगह अगर हम c रखेंगे, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, x अगर हम c रखेंगे तो y जीरो आएगा ना, तभी तो इस ग्राफ की वैल्यू, ये जो यहां जो पॉइंट है यहां पर y जीरो ही तो है, x अगर c रखेंगे तो y जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पॉइंट पे कोई किसी ग्राफ का रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे पहले और उसके बाद में कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर आना है, ठीक है। उससे पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव का होना तय है। तो कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, इसका जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया वो चलेगा लिमिट पॉइंट ए से सी। पहले हम ए से सी तक जाएंगे और देखेंगे कि इस फंक्शन का नेचर कैसा है, आई मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस फंक्शन के आगे पॉजिटिव का साइन लगा करके चलेंगे, बीच में प्लस करके अब हम चलेंगे सी से बी। जब हम C से B तक जाएंगे तो देखेंगे कि इस फंक्शन का नेचर कैसा है और उस नेचर के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगा करके चलेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टी आपको बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वो प्रॉपर्टी क्यों लगाई थी। मैंने वहां पे भी आपको कहा था कि जब ये ग्राफ का टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे आप देखेंगे, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इस एक्सरसाइज में भी मॉडुलस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा बना और वो कैसे कैसे इन पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो दो एक्सरसाइज है, एरिया अंडर द कर्व और इससे नेक्स्ट एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एग्जाम में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन इस बार कुछ चेंज किया है तो हो सकता है 4 में भी आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसको आप बड़ा सीरियसली लें, इन दो एक्सरसाइज को अच्छे से करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ पोर्शन डिलीट किया है, इस बार का जो सिलेबस मॉडिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा पोर्शन उसमें से कट किया है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप इसके करके देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं, कुछ कर्व दिए गए हैं, उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में देखिए,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक कर्व है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप इन सब जितने भी टर्म्स लिखे हैं ना, इन सब टर्म्स को आप बहुत अच्छे से समझें। ये सारा जो सब कुछ लिखा है इसी से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, इस कर्व का एरिया निकालना है किस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे निकालना है। एंड ये जो लाइंस है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये दो लाइंस है जो इस कर्व को बाउंड कर रही है। तो इन सब के घेराव से, इन सब के बाउंडेशन से जो पोर्शन बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बच्चे इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप इनका एक रफ स्केच बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रफ स्केच। रफ स्केच का मतलब ये हो गया कि आप फ्री हैंड से उसको बना देंगे। आई मीन ज्यादा उसमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप स्केल से पूरा मेजर करें कि उनके गैप सेम होने चाहिए या ये पॉइंट यहां ना चाहिए। थोड़ा बहुत अंदाजा लगा करके भी उसका रफ स्केच हम बना सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको ज्योमेट्री का जो इक्विपमेंट है वो यूज नहीं करना। आपको स्केल, पेंसिल, जितना भी मटेरियल है वो सब आप यूज करें। ऐसा नहीं कि पेन से आप फ्रीली बना दें, राइट। आप स्केल का, पेंसिल का अच्छे से यूज करके तब रफ स्केच बनाएं। ये जो एक्सरसाइज है एरिया अंडर द कर्व, इसमें क्या है कि आप बिना रफ स्केच के भी काम चला सकते हो। आई मीन बिना रफ स्केच बनाए भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी एरिया बिटवीन टू कर्व्स, उसमें बिना रफ स्केच के काम नहीं चलेगा। वहां जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहां पर तो दोनों तरीके से समझाऊंगा कि रफ स्केच बना करके कैसे करें और विदाउट रफ स्केच कैसे आइडिया आप ले सकें। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है। ये कर्व क्यों है? किसी भी आप ये बात तो आप नोट कर लें, मैथमेटिक्स में जितने भी ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, अगर उन इक्वेशन में x और y जो दो वेरिएबल है, अगर उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की भी पावर मोर देन 1 आ गई, एक से ज्यादा आ गई, तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व में बनेगा। अगर उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में x और y जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उन पे पावर 1 1 है, अगर उन पे हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अदरवाइज पावर अगर मोर देन 1 है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो पक्की बात है उनका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व में बनेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, इसका एरिया निकालना है x एक्सिस पे, और लाइंस क्या है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। चलिए तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, रफ स्केच कैसे बनाएंगे, ये आप छोटे क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हो। x की वैल्यू 2 से 4 तक ले लें। यहां हमने लिख दिया x, यहां हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो गिवन है। x के वैल्यू 2 से 4 तक आप लेकर के चलें। अगर हम x की जगह 2 लेते हैं तो y कितना आएगा 8, 3 लेते हैं तो 27, 4 लेते हैं तो 64। ये हमने 2 से 4 तक ऐसे टेबल तैयार की। अब जब हम इसका रफ स्केच बनाएंगे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप रफ स्केच बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, यहां हमने लिख दिया 0, ये हमने यहां पे 20 40 60, 20 के गैप हमने ले दिए, 20 40 60 80, राइट। एक हमें अंदाजा आना चाहिए कि रफ स्केच कैसा बनेगा। स्केल पेंसिल का यूज आप जरूर करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए x2 के ऊपर y कितना है 8, तो x2 ये हो गया, 0 से 20 पे कहीं x2 मैंने ले लिया, बहुत दूर लिया है, आप सब समझ रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक अंदाजा लेना है कि रफ स्केच कहां बनेगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट मैं यहां पर गैप ढूंढूं। x2 के ऊपर y कितना है 8, यहां पर मैंने कहीं इसको कंसीडर कर लिया, 20 को थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहां पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। आप
अपने रफ स्केच जब बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, हालांकि बहुत दूर है ये, मैं आपकी बात मानता हूं, एक अंदाजा हमें लेना है कि कैसे क्या बनेगा। x2 पे y 8 हो गया, x3 पे y हो गया 27 और x4 पे y हो गया 64। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और आप इन तीनों पॉइंट को जब मिलाओ तो ऐसे कर्व में मिलाना, स्ट्रेट लाइन में मत मिलाना। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन बता रही है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व में बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, तो हमने इनको ऐसे कर्व में मिला दिया। अब जो दो लाइन इसको बाउंड कर रही है उन दोनों लाइंस को ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन तो ये हो गई स्ट्रेट और x इज इक्वल टू 4 की लाइन ये स्ट्रेट हो गई। एरिया जो बना वो इसके नीचे बना। इसका मतलब यह कि कर्व ऐसे जा रहा था, कर्व ऐसे चल रहा था, 2 से 4 तक इसको बाउंड किया गया, तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का पोर्शन ये बन गया ना। इस कर्व के नीचे का पोर्शन जो बन गया, मुझे इसको शेड करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व बन गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व बन गया, x एक्सिस पे है और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, ये दो लाइंस है जो इसको बाउंड कर रही है। तो इसका जो एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, इसका जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट 2 से 4, लिमिट बन जाएगी 2 से 4 और कर्व कितना? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर दें, x की पावर 4/4, लिमिट पॉइंट 2 से 4, 1/4 बाहर, पहले 4 रखेंगे, 4 की पावर 4 2 5 6 माइनस 2 की पावर 4 16, 1/4 मल्टीप्लाई 240, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? 60 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया आ गया 60 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इतना एरिया आ गया, इस पोर्शन का एरिया 60 स्क्वायर यूनिट है। स्क्वायर यूनिट में बिल्कुल लगाना है क्योंकि एरिया को की यूनिट स्क्वायर यूनिट ही रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे रफ स्केच बना करके आपको ये ऐसे करना है। रफ स्केच का जो यूज है मैं आपको बता देता हूं कि आप बच्चे सोचोगे डायरेक्ट कर देते हैं, लिमिट पॉइंट 2 से 4 इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। रफ स्केच का सिर्फ और सिर्फ आइडिया ये होता है, मतलब इंडिकेशन ये होती है कि रफ स्केच हमें ये बता देगा कि एरिया जो पोर्शन है, जो रीजन है, वो कहां बन रहा है। आई मीन अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है या अबव बिलो दोनों ही है। अगर आपको सीधे सीधे इक्वेशन से पता चल रहा है तो रफ स्केच बनाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं इसका ये पार्ट बिना रफ स्केच के आपको बताता हूं। इसका एरिया फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे और 0 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये दो लाइंस है जो इस कर्व को बाउंड कर रही है। तो आपको ये देखना है कि 0 से 3 तक, देखिए x की वैल्यू तो 0 से 3 तक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x तो पॉजिटिव है। अब आप इसको देखना, x की वैल्यू 2 से 4 तक क्या है? पॉजिटिव। 2 से 4 तक की वैल्यू यहां रखेंगे तो y भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो x तो पॉजिटिव है ही है, x पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ y भी पॉजिटिव आया। x और y दोनों का पॉजिटिव होना, x और y दोनों का पॉजिटिव होना कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना पोर्शन, अबव एक्स एक्सिस हुआ, राइट। इसी लॉजिक को यहां अप्लाई करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 से 3 तक है, तो 0 से 3 तक x तो सब पॉजिटिव है। अगर मैं 0 से 3 तक सभी वैल्यू इस y में रखूं तो आप ये देखें कि y का रिजल्ट कैसा आएगा। आई मीन y का रिजल्ट पूरा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये आप देखें। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से 3 तक रखूं तो इसका जो रिजल्ट है वो कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव होगा। 0 से 3 तक ओवरऑल पूरा ये पॉजिटिव नहीं है, ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव नहीं है।
0 रखने पर नेगेटिव आएगा, 1 रखने पर नेगेटिव आएगा, 2 रखने पर 0 आएगा। अगर ये जो 2 लाइन दी गई है, ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, अगर इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको 0 बना दे, तो बात पक्की है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बनेगा। 2 पे 0 बन रहा है ना, तो इसका मतलब 2 से इसका ग्राफ टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है। 2 के ऊपर y 0 है, 2 के ऊपर y 0 है, तो इसका मतलब टर्न हो रहा है। वही थर्ड प्रॉपर्टी वाली कंडीशन, वही मैंने ग्राफिकल अभी बताया था। तो इसका जो एरिया बनेगा, मैं डायरेक्ट इसमें बता रहा हूं विदाउट रफ स्केच, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा। पहले तो हम चलेंगे 0 से 2 तक, क्योंकि 2 के ऊपर ये y 0 बन रहा है, प्लस करके फिर हम चलेंगे 2 से 3 तक। अब हम नेचर देखेंगे कि इस फंक्शन का नेचर 0 से 2 तक कैसा है। तो आप देखिए, अगर मैं 0 से 2 के बीच में, 2 मत रखो क्योंकि 2 के ऊपर तो 0 है, 0 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना। अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो बाहर मुझे नेगेटिव लगाना होगा, x² - 4 के बाहर मुझे नेगेटिव लगाना होगा। और जब ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 - x², 4 - x² इंटू dx। बीच में प्लस करके अब चलेंगे 2 से 3, क्योंकि 3 तक जाना है। अगर 2 से 3 तक कोई भी वैल्यू इस x² - 4 में रखी जाए तो इसका रिजल्ट x² - 4 में 2 से 3 तक कोई भी वैल्यू रखी जाए तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, तो खुद रहेगा x² - 4 इंटू dx। अब आप इनको सोल्व करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 4x - x³ लिमिट पॉइंट 0 से 2, बीच में प्लस ये आएगा x³ - 4x लिमिट पॉइंट 2 से 3। अपर माइनस लोअर इसमें लगाओ, प्लस इसमें भी अपर माइनस लोअर, जो भी आएगा वो इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, बिल्कुल इसके जैसा ही, y = x, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। कब? x एक्सिस पे और जो लाइंस है x = -1 एंड x = 2। आई मीन इन चारों से, ये और ये, इन चारों से घिर करके जो पोर्शन होगा उस पोर्शन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो चले, अगर मैं इसका बिना रफ स्केच के भी कर सकते हो, और अगर मैं इसका रफ स्केच बनाऊं तो आप रफ स्केच भी बना करके कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस आप रफ स्केच से भी करें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बिना रफ स्केच के बात नहीं बनेगी। तो यहां पर -1 से 2 तक हम ले लें, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, 0 से 0 आएगा, 1 से 1 हो गया, 2 से 2 हो गया। ये हमने टेबल बनाई, तो इन टेबल से ये वैल्यू y = x है, तो जो y होगा वही, x था ना यहाँ पे, सॉरी x है यहाँ पर, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू आएगी। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, रफ स्केच हम इसका तैयार करेंगे, तो ये हमने x एक्सिस, ये हमने y एक्सिस, ये हो गया 0 1 2, ये 1 2, ये -1 -2, ये -1 -2। अब देखिए x -1 पे y -1, ये रहा x -1 पे y -1, ठीक है। उसके बाद x -1 पे y -1 हो गया, ठीक है। फिर x0 पे y 0, x1 पे y 1, x2 पे y 2, इनको स्ट्रेट मिला देंगे हम ऐसे, ठीक है। इनको हम ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। स्ट्रेट क्यों मिलाया? क्योंकि y = x, इस बार ये एक स्ट्रेट लाइन है, x और y दोनों दो वेरिएबल है, दोनों पे पावर 1 1 है, तो स्ट्रेट लाइन है। अब इनको कौन कौन बाउंड कर रहे हैं? x = -1 एंड x = 2, ये दो लाइंस है जो इसको बाउंड कर रही है। तो x = -1 पे और x = 2 पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, आई मीन दोनों की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ पोर्शन यहां बन गया और कुछ पोर्शन ऊपर भी बन गया। थोड़ा एरिया
अब बिलो एक्स एक्सिस है, थोड़ा एरिया अबव एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ही तो है, एक्स एक्सिस पे ही तो एरिया निकालना है -1 से 2 तक, तो बिलो एक्स एक्सिस भी है, अबव एक्स एक्सिस भी है। इसका मतलब एक बीच में पॉइंट ऐसा है जो इसको 0 बना रहा है, वो कौन है? वो खुद 0 ही है। तो यहां से जो एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? -1 से 0, ये रहा -1 से 0, -1 से 0 तक जाएंगे तो इसका जो पोर्शन बन रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये बनेगा -x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, अभी हमने इसमें डिस्कस किया था। और अगर प्लस करके मैं 0 से 2 तक जाऊंगा तो अबव एक्स एक्सिस है, खुद ये x इंटू डी एक्स ही रहेगा। यहां आप इंटीग्रेट कर दें x की पावर 2/2 -1 से 0, और यहां पे भी x की पावर 2/2 लिमिट पॉइंट 0 से 2। इसको अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, अपर माइनस लोअर, यहां पे भी अपर माइनस लोअर, जो भी होगा वो इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। 5th क्वेश्चन मैंने लिया, x² इज इक्वल टू 16y, इसका एरिया फाइंड आउट करना है y एक्सिस पे, इस बार y एक्सिस पे, और 2 लाइंस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये इनको बाउंड करेगी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एज वेल एज ये भी लिखा है कि y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस और कौन से में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, रफ स्केच बनाते हैं, रफ स्केच से ही समझ में आएगा ये। कुछ क्वेश्चंस में रफ स्केच बिना बात बनेगी भी नहीं, रफ स्केच बनाना मैंडेटरी होगा। x² इज इक्वल टू 16y, अब ये एक बेसिक बात है। कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है हम सब ने। वहां पर अगर आप एक बार जब ये क्वेश्चंस करें तो इस लेक्चर को रोक करके प्लीज आप 11th का कॉनिक सेक्शन में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उनकी इक्वेशंस आप एक बार जरूर देख लें। आपके 10-15 मिनट लगेंगे, फटाफट आप उनकी इक्वेशंस देख लें। वो इक्वेशंस अब आपकी आगे तक काम आएंगी, इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत पड़ेगी उन इक्वेशंस की, तो फटाफट आप वो इक्वेशंस जरूर देख लें, जरूर देख करके आए और फिर इस लेक्चर को देखें। और जहां भी वहां उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उनके फिगर्स बनते हैं ये भी आप अच्छे से देख लें। तो जो x² इज इक्वल टू 16y है, अगर आपको ध्यान हो तो ये x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, जिसका कुछ ऐसा फिगर बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, x² इज इक्वल टू 4ay। सो x² इज इक्वल टू 16y कुछ ऐसा बनेगा। इसका एरिया निकालना है किस पे? y एक्सिस पे, मतलब इस पे। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये दो लाइन है जो इसको बाउंड कर रही है। तो बच्चे y इज इक्वल टू 1 नाम की लाइन ये हो गई, y इज इक्वल टू 1 से, और ये y इज इक्वल टू 4 से लाइन गई। एरिया देखिए कौन सा निकालना है, इस कर्व का, तो ये कर्व तो ये हो गया, y एक्सिस पे ये y एक्सिस हो गया, पूरा का पूरा y एक्सिस हो गया, मतलब एरिया इस y एक्सिस पे निकलेगा। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 की लाइन हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पोर्शन। अब आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एरिया निकालना है। तो अब आप देखिए ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, यहां तक भी y इज इक्वल, लाइन तो ये पूरी है, लेकिन अगर मैं पोर्शन देखूं तो y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 4 है, y एक्सिस है, कर्व है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सब बातें हो गई ना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखता तो बच्चे ये एरिया ये भी निकलता, ये पूरा एरिया निकलता, क्योंकि y एक्सिस पे ये पोर्शन भी है, y एक्सिस पे ये वाला पोर्शन भी तो है, ये भी तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 की लाइन है, यहां पे भी तो है ये लाइन, और ये कर्व तो इसी का ही तो है।
राइट, तब ये पूरा पोर्शन फाइंड आउट करना होता, लेकिन सिर्फ क्या कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पोर्शन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इन सब बातों का मीनिंग क्या है। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, लिमिट पॉइंट 1 से 4, और इस बार क्या रहेगा, एफ वाई इंटू डी वाई, मतलब फंक्शन y की टर्म में रहना चाहिए। तो यहां से x कितना आएगा, इस पे अंडर रूट लगेगा, तो 4 अंडर रूट वाई, प्लस माइनस लगा लो, चलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट वाई। सो 1 से 4 एफ वाई, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव लेंगे, 4 अंडर रूट वाई इंटू डी वाई, ठीक है। और यहां से 4 कांस्टेंट बाहर, यहां इसका इंटीग्रेशन हो गया y की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2, नीचे कितना 3/2, 2 ऊपर, और लिमिट पॉइंट 1 से 4, 2/3 बाहर आएगा, तो ये बनेगा 8/3, 2/3 बाहर, 8/3, पहले 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये बन गया 8/3, 4 की पावर 3/2, ये हो गया 8, 3/2 का मतलब पावर 1 और हाफ, 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 की पावर 1 और 4 की पावर हाफ, तो 4 की पावर 1 तो 4 रहेगा, 4 की पावर हाफ 2 हो गया, तो 8 आ गया, माइनस 1 की पावर कुछ भी और 1 ही रहेगा, तो 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई, 56/3 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया इस पोर्शन का, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 की लाइन, और ये कर्व 56/3, ठीक है। अगर ये ना लिखता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं करता तो एरिया ये पूरा निकालना होता, तो आप क्या करते, रिक्वायर्ड एरिया क्या करते, इस एक का ही एरिया निकालते, आई मीन 1 से 4 अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। देखिए आप ये ना समझे कि इसके लिए नेगेटिव लेना होगा, अगर आप इसके लिए नेगेटिव ले भी लें, चलिए फंक्शन नेगेटिव वाला ले लिया, तो ये वाई एक्सिस से नेगेटिव की तरफ है ना, वाई एक्सिस से नेगेटिव की तरफ अगर ये है, तो फिर क्या होगा, इसके आगे नेगेटिव और लगाना होगा, तो वो पॉजिटिव ही बन जाता। तो यहां 4 कांस्टेंट बाहर, अंडर रूट वाई इंटू डी वाई, चाहे तो आप इसका ले ले चाहे इसका ले ले, इस प्लस माइनस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये जो फंक्शन है यही लिख दें, क्योंकि प्लस का है तो प्लस है ही है, अगर माइनस का ले रहे हो तो माइनस का अगर ले रहे हो तो रिजल्ट नेगेटिव पे बन रहा है पोर्शन, एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा। जो आज हमने इस लेक्चर की शुरुआत की वहां हमने देखा था, अगर पोर्शन नेगेटिव की तरफ बन रहा है तो एक नेगेटिव लगाना पड़ता है ताकि एरिया पॉजिटिव बने। तो आप ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लास्ट में पॉजिटिव ही बनना है, तो आप सिर्फ इस फंक्शन को देखें, ठीक है। और आप इसको मतलब आप इसी का ही एरिया निकाल देते, इसका ही एरिया निकालते और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों? क्योंकि जितना एरिया यहां पर है उतना ही एरिया ये भी बनेगा। पैराबोला की खासियत ही यही होती है कि जितना यहां से फैल रहा है उतना ही यहां फैल रहा है, तो जो इसका एरिया आया उतना एरिया इस पोर्शन का भी आया। इसको 2 टाइम्स कर देते आप, तो लास्ट में 56/3 आया ना, 56/3 का 2 टाइम्स 112/3 स्क्वायर यूनिट, ये इस पूरे पोर्शन का एरिया आ जाता अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम नहीं लिखता तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप करके देखें, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।